के खिलाफ फैलाई जा रही तमाम नफरतों के बावजूद, उन्हें टारगेट करने के बावजूद, उनकी मॉब लिंचिंग करने के बावजूद इस्लाम का डंका दुनिया भर में बज रहा है। ब्रिटेन की संसद में इतिहास में पहली बार इफ्तार पार्टी हुई है, अजान दी गई है संसद के अंदर। आखिर क्यों ब्रिटेन की सरकार को यह करना पड़ा, वजह आपको बताऊंगी और तस्वीरें दिखाऊंगी कि किस तरह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सामने संसद में अजान दी गई है। गोदी मीडिया के एक पत्रकार का औरंगजेब पर दिया गया ज्ञान आपको सुनवाऊंगी, जिसे सुनकर आप उनके ज्ञान पर हंसेंगे। मेरा मतलब है कि दाद देंगे उनके ज्ञान की। अरब के देशों ने गजा पर मिस्र की योजना को मंजूर कर लिया है, लेकिन सऊदी अरब और यूएई पर संदेह है। क्या है ये योजना, बताऊंगी आगे। अमेरिका के इतिहास का सबसे काला दौर शुरू हो गया है दोस्तों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में जो नरसंहार चल रहा है उसका समर्थन किया है। पूरी खबर आपको आगे बताऊंगी। दोस्तों, क्या अमेरिका और चीन के बीच जंग होने वाली है? दोनों एक दूसरे को ललकार रहे हैं। चीन ने तो ट्रंप की हवा निकालने वाली बात कह दी है, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार है जो ट्रंप के आगे नतमस्तक है। भारत पर ट्रंप की टैरिफ से भारत को हर साल 61,000 करोड़ का नुकसान होगा। पूरी जानकारी आपको आगे दूंगी। वहीं इसराइल अब गजा वासियों के खिलाफ भुखमरी नीति का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमास इसराइल की कोई शर्त मानने को तैयार नहीं है। हालात ये हैं कि अमेरिका हमास के साथ सीधी बातचीत में लगा हुआ है। एक तरफ ट्रंप गीदड़ भपकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे हमास से बातचीत चल रही है। पूरी खबर आपको डिटेल के साथ हर एक खबर बताऊंगी, इसलिए दोस्तों अंत तक वीडियो देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश की लाइक जरूर कर दिया करिए और कमेंट में अपनी राय मुद्दों पर जरूर लिखा करिए। एक और बात कहना चाहती हूँ, आपके अपने द लाइव टीवी ने एक छोटा सा स्टोर ओपन किया है दोस्तों। समर सीजन आ गया है, अगर आपको कुछ जरूरत हो, कुछ कपड़े खरीदने हो तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, वहां से बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले ब्रिटेन से आई एक ऐसी खबर की बात करते हैं जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस ब्रिटेन ने कभी मुस्लिम देशों पर राज किया, जहां इस्लाम को हाशिए पर रखने की कोशिश हुई, उसी ब्रिटेन की संसद में इफ्तार पार्टी होगी। जी हाँ दोस्तों, इफ्तार पार्टी। और सिर्फ इफ्तार पार्टी ही नहीं, बल्कि शाही किले विंडसर कैसल में पहली बार सार्वजनिक इफ्तार भी हुआ। ये महज एक इवेंट नहीं बल्कि एक बड़ा बदलाव है और इसके पीछे जो सच छिपा है वो आपको हैरान कर देगा। बताने से पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। देखिए कि कैसे ब्रिटेन की संसद में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में अजान पढ़ी गई और इफ्तार भी हुआ। देखिए तस्वीरें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। दोस्तों, अब तक ब्रिटेन में इफ्तार पार्टी स्पीकर हाउस में होती थी, लेकिन इस बार ये सीधे हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि संसद के निचले सदन में हुई और इसमें खुद ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी शामिल हुए। ये वही ब्रिटेन है जहां एक समय मुसलमानों को शक की निगाहों से देखा जाता था, लेकिन अब खुद सरकार मुसलमानों की मेहमान नवाजी कर रही है। प्रधानमंत्री स्टारमर ने इफ्तार पार्टी में ये कहा कि ब्रिटेन के मुसलमान गजा संघर्ष के कारण मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमें उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहिए। यानी कि ब्रिटिश सरकार अब मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि समाज का अहम हिस्सा मानने को मजबूर हो रही है। और सिर्फ संसद ही नहीं बल्कि ब्रिटेन का ऐतिहासिक विंडसर कैसल, जहां शाही परिवार रहता है, वहां भी पहली बार सार्वजनिक इफ्तार का आयोजन हुआ। दोस्तों सोचिए, ये वही ब्रिटेन है जिसने इस्लामी दुनिया पर राज किया और अब वही ब्रिटेन अपनी ऐतिहासिक इमारतों में मुसलमानों के लिए दरवाजे खोल रहा है, मुसलमानों को इफ्तार पार्टी दे रहा है। अब सवाल ये है कि ब्रिटेन में ये बदलाव क्यों आ रहा है? जवाब है ब्रिटेन की बदलती राजनीति और जनसंख्या का जो रूप है वो। दोस्तों, लोग यहाँ भी इस्लाम तेजी से कबूल कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ब्रिटेन में
ईसाई धर्म की आबादी अब तेजी से घट रही है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 की जनगणना अगर देखें तो मुस्लिम आबादी जो है वो 4.9% थी और ईसाई आबादी 60% थी, जो 2022 की जनगणना के मुताबिक बढ़ गई, यानी कि मुस्लिम आबादी जो है वो 4.9% से बढ़कर 6.5% हो गई और ईसाइयों की आबादी जो 2011 में 60% थी वो 2022 में बढ़कर 46% हो गई है दोस्तों। जी हाँ, 46% यानी 46%, यानी सिर्फ 11 सालों में ईसाइयों की संख्या 14% घट गई और मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि सरकार जो है मुसलमानों को अहमियत दे रही है। इसका असर ब्रिटिश राजनीति पर भी पड़ रहा है। अब नेता मुसलमानों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें खुश करने के लिए संसद और शाही महलों तक में इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। आपकी क्या राय है इस खबर पर? कमेंट में लिखिएगा जरूर दोस्तों। अब अगली खबर पर आते हैं। अमेरिका के इतिहास के सबसे काले दौर की शुरुआत की अब बात करते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली बंधकों की रिहाई को लेकर हमास को आखिरी चेतावनी दी है, साथ ही इस्राएल को हर संभव मदद देने की बात भी कही है। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ये लिखा कि सालोम हमास मतलब हेलो और गुड बाय आप चुन सकते हैं। बंधकों को तुरंत रिहा करें और मारे गए लोगों के शव वापस करें, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा कि मैं इस्राएल को हर संभव चीज दूंगा, हर संभव मदद करूंगा जिसकी जरूरत है उसे, ताकि ये लड़ाई खत्म हो सके। ट्रंप ने गजा के लोगों से भी कहा कि अगर वे बंधकों को पकड़े रहेंगे तो उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने हमास के नेताओं को चेतावनी दी कि गजा छोड़ दे क्योंकि अब कम समय बचा है। दोस्तों, ये सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का गजा में जनसंहार यानी जेनोसाइड का समर्थन है। उन्होंने समर्थन किया है नरसंहार का। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे काला दौर है क्योंकि इससे पहले किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिलिस्तीनियों के नरसंहार की खुली वकालत इस तरह से नहीं की जैसे कि ट्रंप कर रहे हैं दोस्तों। दूसरी तरफ हमास अपनी मांग पर अड़ा है। धमकी का कोई असर नहीं है। इस्राएल को साफ कह चुका है कि सारा खाने पीने का सामान और ह्यूमन एड रिलीज करो जो रोक कर रखा है, तभी बाकी के हॉस्टेज छोड़े जाएंगे। गंभीरता को देखते हुए अब खुद अमेरिका इसमें मध्यस्थता कर रहा है दोस्तों। दुनिया के सामने चेतावनी हमास को ट्रंप दे रहे हैं और पर्दे के पीछे हमास से बातचीत की मिन्नतें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। खबर है कि अमेरिका हमास के साथ सीधी बातचीत में लगा हुआ है। दोस्तों, अमेरिका ने जिस संगठन को 1997 से आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, अब उसी से बातचीत कर रहा है और ये सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि व्हाइट हाउस ने खुद इसकी पुष्टि की है। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि अमेरिका ने हाल ही में हमास के साथ सीधी बातचीत की है। अमेरिकी अधिकारी एडम बोहलर को इस काम के लिए भेजा गया था। बताया जा रहा है कि ये बातचीत कतर की राजधानी दोहा में हुई। इस बातचीत का मकसद था अमेरिकी बंधकों की रिहाई, लेकिन रिपोर्ट्स कह रही है कि इस बातचीत में गजा में युद्ध विराम यानी सीजफायर को लेकर भी चर्चा हुई है। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका का ये कदम इसराइल के खिलाफ है, क्योंकि अमेरिका हमेशा इसराइल का सबसे बड़ा समर्थन रहा है, समर्थन करता आया है। अभी मैंने आपको बताया कि ट्रंप ने किस तरह से समर्थन किया इसराइल का। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने भी इस बात की पुष्टि की है, लेकिन कहा कि इसराइल को इसकी जानकारी दूसरी जगह से मिली। अब हमास की बात करें तो उसने 7 अक्टूबर 2023 को अपने ऐतिहासिक हमले में 240 इसराइली नागरिकों को बंधक बना लिया था। इसमें से 59 अब भी हमास के कब्जे में हैं, जिसमें 5 अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। इसराइल पहले ही गजा में भीषण हमले कर चुका है, जिसमें अब तक लगभग 48,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। और अब नेतन्याहू एक बार फिर से गजा पर पूर्ण युद्ध की धमकी दे रहे हैं, यानी फिर से युद्ध शुरू करने की धमकी दे रहे हैं। दूसरी ओर गजा में हालात बेहद खराब है। 90% आबादी विस्थापित हो चुकी है और खाने की भीषण किल्लत हो रही है। खबर यह भी है कि इसराइल गजा में भूखमरी की साजिश रच रहा है। गजा में इसराइल ने मानवीय सहायता पर रोक लगा दी है और इस दौरान जिससे वहां खाने पीने की भयानक किल्लत है। प्रेस टीवी के एक रिपोर्टर गादा इब्राहिम गजा सिटी से रिपोर्ट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे इसराइल भूखमरी को हथियार बनाकर फिलिस्तीनियों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका अब भी इसराइल को खुला समर्थन दे रहा था। दोस्तों, फिर अचानक हमास से बातचीत क्यों? व्हाइट हाउस के प्रवक्ता
कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति का यह मानना है कि अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर बातचीत करना जरूरी है, लेकिन क्या यह सिर्फ बंधकों की रिहाई के लिए था या फिर अमेरिका हमास के साथ किसी बड़े समझौते की ओर बढ़ रहा है। हमास का यह कहना है दोस्तों कि इस्राइल संघर्ष विराम के समझौते की शर्तें तोड़ रहा है और जब तक इस्राइल अपनी शर्तें पूरी नहीं करता बंधकों की रिहाई नहीं होगी। यानी कि मामला और भी उलझ रहा है, दोनों ना हमास मानने के लिए तैयार है और ना ही इस्राइल मानने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के बीच तनाव भी बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी कि पेंटागन के प्रमुख ने यह साफ कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका चीन से जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। यह बयान तब आया जब चीन ने चेतावनी दी कि वो अमेरिका की किसी भी दुश्मनी का कड़ा जवाब देगा। दरअसल ट्रंप ने चाइना के लिए कहा कि 100% टैरिफ लगाएंगे। इसके बाद चीन ने खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया। चीन ने ताल ठोककर ललकारा है अमेरिका को और ये कहा है कि आ जाओ बेटा मैदान में, जैसे आना है हम बिल्कुल तैयार हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। पत्रकार प्रशांत टंडन ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। वो लिखते हैं कि ट्रंप के टैरिफ वॉर पर चीन कह रहा है कि देख लेंगे, बाकी देश भी चुनौती दे रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री सामने आगे क्वेश्चन मार्क लगाया, बहुत व्यस्त हैं आजकल, ये लिख रहे हैं वो। आगे वो लिखते हैं कि ट्रंप भारत पर टैरिफ ही नहीं कई तरह से भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला कर रहा है। मोदी जी तो खुद गए थे अमेरिका और व्हाइट हाउस में खामोश रहे, लेकिन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल को तो अमेरिका बुलाया गया है 2 अप्रैल से पहले नए टैरिफ लागू कराने। मुकेश अंबानी भी गए थे ट्रंप के शपथ ग्रहण में। क्यों गए थे ये भी जान लीजिए। जामनगर रिफाइनरी के लिए रिलायंस ने दिसंबर 2024 में रूसी कंपनी रोजनेफ्ट से 4 लाख बैरल क्रूड ऑयल प्रतिदिन का करार किया था। सालाना $13 बिलियन की डील में जो है जनवरी से तेल आना था, लेकिन आया एक बूंद भी नहीं। ट्रंप ने रूस के तेल वाहकों पर प्रतिबंध लगा दिया, अडानी को भी समन भेज दिया। मोदी जी जिगरी दोस्त थे, दोस्तों की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय तो आ ही रहे हैं हथकड़ियों बेड़ियों में अमेरिका से। दोस्तों आपको बता दूं कि अमेरिका 2 अप्रैल से भारत पर आंख के बदले आंख की तर्ज पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। इसका मतलब ये है कि भारत जितना टैरिफ अमेरिकी कंपनियों से आने वाले सामान पर लगाएगा, उतना ही अमेरिका भी टैरिफ भारतीय कंपनियों के अमेरिका जाने वाले सामान पर लगाएगा। यह ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समय के मुताबिक 5 मार्च को सुबह अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन में किया है। उन्होंने रिकॉर्ड 1 घंटे से ज्यादा यानी तकरीबन लगभग 2 घंटे का भाषण दिया। दोस्तों बिजनेस एनालिस्ट का मानना है कि ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने से भारत को हर साल लगभग $7 बिलियन यानी 61,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, यानी 61,000 करोड़। सोच सकते हैं आप कितना बड़ा ये घाटा है। अब अगली खबर दोस्तों, अरब के देशों ने गजा पर मिस्र की योजना को मंजूर किया है, लेकिन सऊदी अरब और यूएई पर संदेह है। दरअसल मिस्र की राजधानी काहिरा में 4 मार्च को अरब लीग के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें युद्ध की तबाही के बाद गजा के पुनर्निर्माण को लेकर एक योजना पर सहमति बनी। ये योजना मिस्र की है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने यह कहा कि उनकी योजना को अरब लीग ने स्वीकार किया है। ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट के अनुसार 5 साल की योजना पेश की गई है, जिसमें 53 यानी $53 अरब खर्च करने की बात कही गई है। इस योजना के तहत सभी फिलिस्तीनी अपनी जमीन पर ही रहेंगे। इस समिट में शामिल होने के लिए जॉर्डन के किंग आए थे, बहरीन के किंग आए थे, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी आए थे, कुवैत के क्राउन प्रिंस भी आए थे यहाँ पर, सऊदी अरब के विदेश मंत्री आए थे दोस्तों, जी हाँ विदेश मंत्री, और यूएई के उपराष्ट्रपति आए थे, यहाँ पर पहुंचे थे। इसके अलावा लेबनान, सीरिया, इराक, सूडान और लीबिया के राष्ट्रपति भी आए थे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायदे अल नहाना के समिट में नहीं आने के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वो नहीं आए तो सवाल उठने लगे। बीबीसी के खबर के अनुसार दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पश्चिम एशिया अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर रहे आफ्ताब कमाल पाशा ये कहते हैं कि सऊदी के क्राउन प्रिंस और यूएई के राष्ट्रपति का इस समिट में नहीं आना ये बताता है कि ये दोनों फिलिस्तीनियों को लेकर कितने गंभीर हैं। अब बात बुरी खबर की करते हैं दोस्तों, एक और बुरी खबर की। गरीबों के घर
तोड़ने वाले अब उन्हें बसने भी नहीं देना चाहते हैं। गजा के 2 करोड़ लोगों को अपने ही वतन से बेदखल करने की साजिश हो रही है और इस साजिश में शामिल है अमेरिका और इसराइल। गजा में तबाही के बाद अब इसे फिर से बसाने की योजना बनाई गई थी, जिसमें फिलिस्तीनियों को उनके घरों में रहने देने की बात थी। मिस्र में अरब देशों की बैठक में इस योजना को मंजूरी मिली, लेकिन अमेरिका और इसराइल ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रंप प्रशासन का यह मानना है कि गजा अब रहने लायक नहीं है और फिलिस्तीनियों को दूसरे देशों में बसाने की जरूरत है। यही नहीं, इसराइल और अमेरिका गजा की जमीन को एक रिवेरा यानी कि लग्जरी टूरिस्ट स्पॉट में बदलना चाहते हैं। अरब लीग के इस फैसले को गैर इंसानी और अनैतिक बताया गया है। अरब लीग ने बताया, उनका कहना यह है कि इसराइल ने जानबूझकर इस जंग के जरिए फिलिस्तीनियों को बेघर करने की साजिश की है, साजिश रची है। अब बात गोदी मीडिया की करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको एक बयान सुनाना चाहती हूँ, आप जरा सुनिए। औरंगजेब ने भारत पर 49 साल राज किया और इस दौरान वो भारत को इस्लामिक देश बनाने के मिशन में जुटा रहा। हिंदुओं पर असंख्य अत्याचार किए, लेकिन कहते हैं ना कि हर इंसान को अपने गुनाहों की सजा जरूर मिलती है। औरंगजेब के साथ भी ऐसा ही हुआ। औरंगजेब के आखिरी दिन बहुत ही मुश्किल से कटे। साल 1707 में औरंगजेब जब मरा तो बेहद बूढ़ा हो गया था, चलने फिरने के लायक नहीं था। कई तरह की बीमारियां औरंगजेब को हो चुकी थी। हालत यह हो गई थी औरंगजेब की कि वो खुद से नफरत करने लगा था कि मतलब कैसी मेरी हालत है। अमेरिकी इतिहासकार स्टैनली अल्बर्ट वोलपोर्ट ने अपनी किताब अ न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया और राम कुमार वर्मा ने अपनी किताब औरंगजेब की आखिरी रात में औरंगजेब के पत्रों का जिक्र किया है, जो औरंगजेब ने मरने से पहले अपने बेटों को लिखी थी। औरंगजेब ने इन चिट्ठियों में लिखा था कि अब मैं बूढ़ा और दुर्बल हो गया, मैं नहीं जानता मैं कौन हूं और इस संसार में क्यों आया। मैंने लोगों का भला नहीं किया। ये खुद वो लिख रहा अपनी चिट्ठी में कि मैंने लोगों का भला नहीं किया। यहां लोग मरे जा रहे हैं, ना तो बहुत सबका भला करता था। वो खुद चिट्ठी में बेटों को लिख रहा कि मैंने लोगों का भला नहीं किया। मेरा जीवन ऐसे ही निरर्थक बीत गया। भविष्य को लेकर मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ज्वर अब उतर गया है, मतलब बुखार उतर गया है, लेकिन शरीर में सूखी चमड़ी के अलावा कुछ बचा ही नहीं। दुनिया में कुछ भी लेकर नहीं आया था, लेकिन अब पापों का भारी बोझ लेकर यहां से जा रहा हूं। दोस्तों ये कह रहे हैं कि औरंगजेब ने अपने लेटर में अपने गुनाहों को कबूल किया था। ये कहा था जो लोग औरंगजेब की पैरवी करते हैं, उन्हें अच्छा बताते हैं, उनको ये जवाब एक तरह से दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब कोई इंसान मरता है, अपने आखिरी वक्त में होता है, मरने लगता है, तो ये कहता ही है कि जो भी गलत हुआ हो, कुछ बुरा लगा हो तो माफ कर देना, गलती हुई है तो माफ कर देना। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि उस इंसान ने गुनाह किया हो, गलती किया हो, क्योंकि गुनाह और सवाब का फैसला तो ऊपर वाला करता है। लेकिन इंसान, अगर हम किसी के घर भी जाते हैं, जब वापस लौटते हैं वहां से, तो ये कहते हैं भाई अगर कोई भूल चूक हुई होगी तो माफ करना, कुछ कर दिया होगा, कुछ बात बुरी लगी होगी तो माफ करना। इसी तरह से जब इंसान मरने लगता है तो वो भी ये कहता है कि भाई कुछ अच्छा बुरा हुआ हो तो माफ करना। मरने से पहले अपने लेटर में जो भी लिखा है औरंगजेब ने, उसे अपने तरीके से, ये जो एंकर चाटुकारिता का सबसे बड़ा, आप इनको चेहरा, एक बड़ा चेहरा मान सकते हैं, ये जो एंकर है वो अपनी तरह से जो है इसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं। जबकि ये आम बात है कि गलती किए हो या ना किए हो, ऊपर वाले और दुनिया के बाकी लोगों से अपनी माफी कोई भी शख्स मांगता ही है जाने से पहले। हालांकि औरंगजेब की पैरवी मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो बात सच है दोस्तों वो मैं कह रही हूँ। और कल भी मैंने आपको एक लंबा चौड़ा वीडियो बनाकर दिखाया था कि किस तरह से औरंगजेब ने हिंदुओं के लिए कुछ चीजें की, अंग्रेजों को नाक रगड़वाया अपने दरबार में। अब सोचिए आप कि किस तरह से इस वक्त जो इंसान, जो शख्स यहाँ पर है ही नहीं, इस दुनिया में ही नहीं है, उसको लेकर लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। खैर, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में राय लिखिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।